आप देख रहे हैं आरआरसी न्यूज़। दोस्तों, अकोला में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। आज तक जिन बड़े इलाजों के लिए हमें नागपुर मुंबई भागना पड़ता था, वो आज सब इस शहर में होना मुमकिन है। आज हम मौजूद हैं गुप्ता हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर अपूर्व गुप्ता लेकर आए हैं विदर्भ की सबसे एडवांस इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी लैब। क्या है नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी, चलिए सीधे जानते हैं डॉक्टर अपूर्व गुप्ता जी से। सो डॉक्टर, आपको सबसे पहले ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू इतना एडवांस सेटअप आपने अकोला में किया है, इतनी एडवांस पल्मोनोलॉजी लैब जो है आपने अकोला में डाली है, तो ये अकोला के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है, इंटरवेंशनल लैब, पल्मोनोलॉजी लैब जो सेटअप करने का जो इच्छा थी, वो इस भाव से थी कि हम पेशेंट की सेवा कर पाए। जो चीज़ डायग्नोज इजीली हो पाए उसको हम जो चीज़ डायग्नोसिस जो डिफ़िकल्ट डायग्नोसिस है, हाँ। जिसके लिए पेशेंट को बाहर जाना पड़ता है, अकोला के बाहर जाना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है, उस चीज़ के लिए हमारा जो एक सेटअप का एक था कि हम यहीं पर सब चीज़ की सुविधा दे पाए। हाँ। तो ये मेरा मानना ऐसा है कि ये जो चीज़ है ये पेशेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, जिस वजह से पेशेंट का डायग्नोसिस एक्यूरेट हो पाएगा और उसका जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो इजीली हो पाए, जल्दी डायग्नोस हो पाए और हम उसको जल्दी ट्रीटमेंट करें। मैंने आपकी लैब में देखा था ईबस और क्रायोबायोप्सी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं जी। तो ये मतलब आम आदमी की भाषा में अगर बोला जाए तो लंग्स के जो बीमारियों के लिए जो ये मशीनें लगती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी अकोला ज़िले के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है? जी, सबसे पहले तो ईबस जो होता है, ईबस का मतलब होता है एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासोनोग्राफी। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं जो सोनोग्राफी हम लोग करते हैं, सोनोग्राफी में क्या होता है, आप अंदर की चीज़ें बाहर से देख पाते हैं। अब लंग्स जो है वो अंदर के ऑर्गन है। अब लंग्स में हम ईबस में क्या करते हैं, एक दूरबीन होती है, जो दूरबीन हम अंदर फेफड़ों में डालते हैं, एयरवे नलीज में डालते हैं, एयरवे में, और आसपास की जो गठान है फेफड़ों में, जो नॉर्मल सोनोग्राफी से विजिबल नहीं हो पाती है, वो हम अंदर जाके जो दूरबीन में एक नीचे टिप पे एक छोटा सा सोनोग्राफी का प्रोब अटैच होता है, तो उससे हम आसपास की गठाने, आसपास के लिम्फ नोड्स, ये सब स्क्रीन करने में, ये सब देखने में हमें आसानी होती है, जिससे हम उसके बायोप्सी ले सके, उसको ट्रीटमेंट कर सके और उसका इलाज हो सके, डायग्नोस कर सके और उसका इलाज हो सके। ये होता है ईबस। दूसरी चीज़ जो होती है वो क्रायोबायोप्सी। क्रायोबायोप्सी में क्या होता है, नॉर्मली जो होता है, जो बायोप्सी अपन लेते हैं, जो हम उसको, जो बायोप्सी लेने के बाद जो सैंपल हमने लिया, जो हम पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, तो कभी कभी रिपोर्ट ऐसी आती है कि आपने जो बायोप्सी का जो सैंपल लिया है वो काफ़ी छोटा है, तो हमें और सैंपल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस चीज़ का जो उपाय है वो है क्रायोबायोप्सी। तो क्रायोबायोप्सी में हम क्या करते हैं, उसमें जो सैंपल आता है वो काफ़ी बड़ा आता है, जो फ्रीज करके सैंपल लेता है। तो इसमें जो सैंपल की जो स्पेसिफिसिटी, सेंसिटिविटी रहती है, वो बढ़ जाती है। तो आपका जो रिजल्ट आने का जो वो है, डायग्नोसिस होने के जो चांसेस रहते हैं, वो लगभग 95 to 99% हो जाते हैं। तो ये एक ईजी चीज़ हो जाती है, जिससे आपको बार बार पेशेंट को प्रोसीजर के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती है और आपका जो डायग्नोसिस आता है वो परफेक्टली है। अभी इन सब प्रोसीजर के लिए पेशेंट को मुंबई, हैदराबाद, नागपुर ऐसे जाना पड़ता था, तो अभी अकोला में, मतलब अकोला ज़िले में आपने ये जो लैब खोली है, इसका पेशेंट को कैसे फ़ायदा होगा? उनका पैसा और समय दोनों कैसे बचेगा? अभी जैसे कि हम जानते हैं कि अकोला जो है वो Tier 3 सिटी है। यस। तो अकोला में ये सब जो सुविधाएं थी, ये अभी तक के अवेलेबल नहीं थी। तो इन सब चीज़ों के लिए पेशेंट को Tier 1 सिटी में जाना पड़ता था। Tier 1 सिटी मतलब मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता। यस। तो इस चीज़ में पेशेंट का ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत हो जाता था। दूसरी चीज़, ये जो प्रोसीजर्स जो होते हैं, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस अगर आप देखो, तो अकोला से लेके अगर आप Tier 2, Tier 3 सिटी में आप देखते हो, तो लगभग 3 से 4 टाइम्स पेशेंट का कॉस्ट हो जाता है। तो जो गरीब पेशेंट होते हैं, इनके लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि वो वहाँ पर जाए, प्रोसीजर कराए, वहाँ का ट्रीटमेंट ले और फिर वापस आए। तो हमारा जो सपना था वो यही था कि जो पेशेंट्स है उनका किफ़ायती दाम में सब काम हो जाए, डायग्नोसिस अच्छा हो, ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छी से शुरू होकर पेशेंट ठीक हो गए, नॉर्मल। अगला सवाल जो है वो है पीडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोपी का। जी। तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं अभी बच्चों में? जी, पीडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोपी मतलब जो बच्चे होते हैं, लगभग जो न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं, 1 साल से 5 साल 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं,
उनमें लगभग जनरली आप देखते हो कि बच्चे खेलते हुए कुछ ना कुछ खा लेते हैं, हाँ या कुछ निकल जाते हैं, हाँ या कुछ एस्पिरेट कर लेते हैं। हाँ तो उस चक्कर में कितनी बार जो बच्चा होता है वो कुछ खा लिया तो वो जो चीज़ है वो आपके लंग्स में अटक जाती है। बच्चे के लंग्स में वो चीज़ अटक जाती है, तो अब जो रूटीन ब्रोंकोस्कोपी होती है, कन्वेंशनल ब्रोंकोस्कोपी होती है, उसका जो साइज रहता है वो बड़ा होता है। तो उसके थ्रू, वो स्कोपी के थ्रू आप बच्चों पे अंदर नहीं जा सकते। तो इसके लिए स्पेसिफिक एकदम पतले से स्कोप आते हैं जिसको अपन पीडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोप्स बोलते हैं। इसको हम बच्चों में आसानी से डाल के जो इम्पैक्टेड जो फॉरेन बॉडी है या कुछ भी निमोनिया जो हो रहा है एसोसिएटेड, उसका हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं और आगे की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये पीडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोपी का रोल होता है। ओके, आपके यहाँ एडवांस स्लीप लैब भी है जी। तो आज के स्ट्रेसफुल जीवन में ये कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब जैसा कि अभी खर्राटे आना, बैक टू कैमरा भैया से डिस्कस कर रहा था कि मतलब जो खर्राटे आते हैं वो बीमारी है, एक भैया ने मुझे, तो आप थोड़ा सा दर्शकों को भी बताइए कि क्या है एग्जैक्ट। जैसे कि अपने जो दादाजी है, पुराने ज़माने के जो लोग हैं, वो बोलते थे कि जिनको खर्राटे आता है मतलब वो रात को बहुत आराम की नींद सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। पर ये जो चीज़ है ये गलत है। खर्राटे असल में एक बीमारी है। खर्राटे लेना जो बीमारी है इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स है। सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं इसमें आपका डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, हार्ट अटैक का काफ़ी रिस्क होता है। ठीक है, इस चीज़ में रात में आपकी जो जीभ है वो अंदर चले जाती है तो आपकी नींद खुल जाती है, सांस अटक जाती है। तो इस चक्कर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आपकी रात में नींद इस चक्कर में अच्छी नहीं होती है, तो दिन में आपको नींद आना, बैठे बैठे सो जाना। इसके रिस्क और ये हो सकते हैं कि जैसे लोग जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो चलाते चलाते नींद आ जाए तो इसमें एक्सीडेंट्स के काफ़ी चांसेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी इलाज होता है जिसे हम स्लीप स्टडी या पॉलीसोमनोग्राफी बोलते हैं। ओके, और कितना मस्ट है इसका इलाज कराना? इसका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी मतलब जो खर्राटे की बीमारी है ये काफ़ी हार्ट अटैक का रीज़न बन सकती है, या फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एक्सीडेंट्स, और इसके मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स। ओके, तो इस चीज़ के उसके लिए हम एक पॉलीसोमनोग्राफी नाम की एक जांच होती है वो करते हैं। वो करने के बाद हम देखते हैं कि आपकी जो खर्राटे की बीमारी है वो किस ग्रेड में है, किस लेवल पे। उसके बाद हम उसके मशीन से ट्रीट करते हैं, मास्क लगा के उससे हम ट्रीट करते हैं। तो इसका भी इलाज होता है। इसका जो इलाज है, ये इलाज हमारे पास एडवांस्ड स्लीप स्टडी सेंटर है। तो इसमें हम पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं, स्लीप की पूरा डायग्नोस करना, खर्राटे की बीमारी को डायग्नोस करके ट्रीट करना, इस चीज़ के लिए हमारे पास पूरा एडवांस्ड स्लीप लैब है जो कि हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और खर्राटे की बीमारी होती है, सभी दर्शकों को बता दूं कि उसका इलाज कराना इम्पोर्टेंट है। तो आपके जो फादर है डॉक्टर सतीश गुप्ता सर, वो अकोला के लीडिंग फिजिशियन है जी, है ना? तो उनके फुट स्टेप पर चलना मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको लगती है? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि जो मेरे जो फादर है डॉक्टर गुप्ता सर है, उनका 30 साल पेशेंट का उन पर 30 साल से विश्वास है। 30 साल से उन्होंने अनेक पेशेंट्स को ठीक किया है, अनेक पेशेंट्स को ट्रीट किया है। उनका जो बिहेवियर है पेशेंट्स के साथ, उनका बात करने का जो तरीका है, तो ये जो जिम्मेदारी है मुझ पे काफ़ी बढ़ जाती है। मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि मैं डॉक्टर साहब के फुटस्टेप्स पर चलूँ, उनके लेगेसी को फॉरवर्ड करूँ, आगे लेकर जाऊँ। जब आपने उनको इस एडवांस लैब के बारे में बताया तो उनका रिएक्शन कैसा था और उन्होंने कुछ मंत्र आपको दिया क्या? जी, सबसे पहले जब मैंने उनको रिएक्शन मेरा बताया कि जब हम लोग पीजी में थे तो हमें पता चला कि इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी भी एक ब्रांच सेपरेट है जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन में होती है। अब ये जो चीज़ें जो थी इंटरवेंशनल लैब, ये सिर्फ बड़े सेंटर्स पर होती थी। तो मैंने जब मेरे फादर को बताया कि हमको ऐसा करने का अपना प्लान रखना चाहिए, तो उनका रिएक्शन भी यही था कि बिल्कुल, जैसे पेशेंट्स जो है उनको बाहर जाना पड़ता है, काफ़ी बड़ी सिटीज़ में जाना पड़ता है, उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस चक्कर में उनका ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, डायग्नोसिस डिले हो जाता है। तो अपन एक प्लान ये कर सकते हैं कि अपन यहाँ पर ही अकोला में अपने सेंटर में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी सेटअप करें, ताकि पेशेंट का जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर सब एक ही जगह पर हो जाए, ताकि पेशेंट कंफर्टेबली हो, पेशेंट का कॉस्ट बचे और पेशेंट ठीक हो जाए। बिल्कुल। और वैसे भी अकोला मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देखा जाए
तो अकोला से जो कनेक्टिविटी है जी, है ना, जी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मराठी में पंचकृषि, जी। ये पंचकृषि की जो कनेक्टिविटी है अकोला में, ऐसे सेंटर में आता है अकोला, एकदम सेंटर। तो ये सभी पेशेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाली है ये जी, लैब। बिल्कुल। अभी सतीश सर के जो पेशेंट है उनके लिए तो वैल्यू एडेड थिंग अभी गुप्ता हॉस्पिटल में हो ही गई है, जी। लेकिन अकोलेकर्स या फिर हमारे सारे व्यूअर्स को आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि जो मेरे फादर है उनकी जो 30 साल से जो उन्होंने सेवा भार से पेशेंट का जो ट्रीटमेंट किया है, मैं भी वही आगे कंटिन्यू करने की मेरी कोशिश रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि पेशेंट्स को ये पता चले, लोगों को ये अवेयरनेस हो कि आपको अगर कोई भी तकलीफ़ होती है, जैसे टीबी हो, कैंसर हो, ये सब चीज़ों का जो इलाज है वो एक ही सेंटर पे होता है, एक ही जगह पे होता है। हमने एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश करी है जिसमें पेशेंट को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ यहीं के यहीं पर हो जाए। और बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं भी उस सेवा भार से काम करूँ। जो मेरे पिताजी की जो लेगेसी है, या लेगेसी आप बोलोगे, या 30 साल से जो उन्होंने सेवा भार से मरीज़ों का ट्रीटमेंट किया है, उनकी मदद करी है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ये कैरी फॉरवर्ड करूँ। और दूसरी चीज़ ये होती है कि छाती से एसोसिएटेड जो भी बीमारी है, जैसे टीबी हो गया, दमा हो गया, खराटों की बीमारी हो गई, कैंसर हो गए, ये सब चीज़ों का जो खराटे हो गए, ये सब चीज़ों का जो निदान है ये एक ही छत के नीचे हो पाए, यही करने की हमारी कोशिश है। आखिरी में मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आखिरकार मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि स्टे सेफ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। और जिस तरीके से प्रदूषण हमारे अभी एटमॉस्फेयर में इतना बढ़ रहा है, तो उसके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा कि हो सके तो एक वृक्षारोपण आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू।